जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त न्यूस्ट ब्लास्ट जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने 5 बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी देते हुए वर्ष 2030 तक ओडिशा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उड़ीसा को स्टील हब बनाने का उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का विजन कब का है या लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक उड़ीसा को स्टील हब बनाने का भारत का लक्ष्य है। हम नज़र डालें दोस्तों हम उड़ीसा की तरफ, तो जैसे हम देखेंगे, उड़ीसा यह बंगाल की खाड़ी के तट से लगा हुआ एक राज्य स्थित है, जिसकी भारत में लोकेशन आप देखेंगे तो येलोइश कलर में आपको लोकेशन दिख रही है। और अगर इसकी हम सीमाएं देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों अब हम नज़र डालेंगे उड़ीसा की जानकारी की तरफ, तो आपको बता दें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। दोस्तों याद रखें, भुवनेश्वर को ही उड़ीसा की जो राजधानी है टेम्पल सिटी कहा जाता है। तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य आपको पता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा में स्थित झीलें देखें तो चिल्का झील, अनसुप्पा झील और कंजिया झील है। दोस्तों जिसमें से आपको चिल्का झील बहुत अच्छे से याद रखनी है कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, मतलब समुद्री झील है। जो समुद्र पहले यह बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा थी, लेकिन बाद में रेत, बीच में रेत के टापू बन गए और यह झील बन गई। दोस्तों उड़ीसा में स्थित पावर परियोजना देखें तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऊषाकोठी वन्य जीव अभ्यारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में। जिसमें से दोस्तों आप सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदनकानन को बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह पूछे गए हैं। उड़ीसा में स्थित बांध देखें तो यहाँ पर 2 प्रमुख बांध स्थित हैं। पहला है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो याद रखना है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और किस नदी पर? तो महानदी पर। और दूसरा बांध है रेंगाली बांध, जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। तो दोस्तों उड़ीसा में प्रमुख 2 बांध कौन कौन से? हीराकुंड बांध और रेंगाली बांध। उड़ीसा में स्थित स्टेडियम देखें तो 2 स्टेडियम प्रमुख हैं। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, जो कलिंगा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, बाराबाती स्टेडियम जो कि कटक में है, यह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फेमस है और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम्स होते हैं। जबकि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, यह वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम यहाँ का तीसरा स्टेडियम है। तो जो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर वाला है, यह इंटरनेशनल हॉकी गेम्स के लिए प्रसिद्ध है और वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम यहाँ का तीसरा स्टेडियम है। देखेंगे दोस्तों आगे उड़ीसा से जुड़े अन्य तथ्य और, तो दोस्तों FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है। दोस्तों FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला पहला शहर कौन सा बना देश का, भारत का? तो भुवनेश्वर। यह कहाँ की राजधानी? उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए के नोट के पीछे पिछले हिस्से पर कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर छपा हुआ है। तो दोस्तों कौन से 10 रुपए के नोट पर कौन सा मंदिर के हिस्सा छपा हुआ है? तो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर छपा हुआ है पिछले हिस्से पर। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, जो में देश का पहला फायर पार्क खुला है। तो पहला फायर पार्क देश का कहाँ खुला? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनेगा। तो दोस्तों भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बना? उड़ीसा में। उड़ीसा के ऐतिहासिक रसगुल्ले, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग की मान्यता दी गई है। तो दोस्तों उड़ीसा के रसगुल्लों को GI टैग दिया गया है। उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। यूनेस्को ने उड़ीसा के नौलिया शाही और वेंकट रायपुर गांव को
को सुनामी के लिए तैयार गांव के तौर पर घोषित किया। यह गौरव पाने वाले उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों, देश के ऐसे पहले गांव कौन से हैं जो सुनामी के लिए तैयार गांव के तौर पर घोषित किए गए हैं यूनेस्को द्वारा? तो नौलियाशाही और वेंकटरायपुर गांव, और यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में कितने नेताओं ने शपथ ग्रहण की है? दोस्तों, यहाँ से हम पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए चेहरे पढ़ेंगे और किसको कौन सा विभाग दिया गया है वह भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं आपसे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा के राज्य मंत्री कौन है। इस तरह से तो आपको सब पता होना चाहिए और हम आपको बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए 33, बी 43, सी 57 और डी 77। तो दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में हाल ही में 43 नए नेताओं ने शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं, जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को कब हुआ है? दोस्तों याद रखना है, 7 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 15 कितने केंद्रीय और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार होता है, आपको बता दें। तो 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में और 28 मंत्रियों को राज्य मंत्रिमंडल में के रूप में शामिल किया गया है। पहले तो हम देखेंगे कि मोदी के स्पेशल 43 को ऐसे फोटो के मामले में देख सकते हैं, फोटो के साथ में। अब इनके बारे में एक एक को देखते जाएंगे, सबके नाम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नए कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो नारायण राणे, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री बने हैं। नारायण राणे याद रखना दोस्तों। सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय संभालेंगे। तो दोस्तों याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? असम के, आपको याद रखना है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभालेंगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों। रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील मंत्रालय संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालेंगे। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों। किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्रालय संभालेंगे। दोस्तों याद रखें, किरेन रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, अब कानून और न्याय मंत्रालय संभालेंगे। राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और आवास व शहरी मामले संभालेंगे। जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्रालय संभालेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय संभालेंगे। नरेंद्र मोदी स्वयं, अब ये तो हो गए 15 नए कैबिनेट मंत्री। अब नरेंद्र मोदी स्वयं एक और नया मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने नाम रखेंगे और खुद संभालेंगे। और अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय संभालेंगे। याद रखें दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय का नया गठन किया गया है अभी हाल ही में, तो आपको याद रखना है। अब आप लोग जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली स्लाइड्स देखते हैं। दोस्तों आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि नए राज्य मंत्री कौन बने हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे नए राज्य मंत्रियों की तरफ। तो नए राज्य मंत्री कुल कितने? 28 बने हैं, जिनमें अपन देखना चालू करेंगे। तो पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, राज्य मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब दोस्तों राज्य मंत्री कहलाएंगे वित्त मंत्रालय में। दोस्तों अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सत्यपाल सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। दर्शन विक्रम जरदोश कपड़ा और रेलवे मंत्रालय। दोस्तों मीनाक्षी लेखी विदेश मामले और संस्कृति मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय। ए नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौशल किशोर आवास और शहरी मामले मंत्रालय। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन मंत्रालय। बी एल वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास और सहयोग मंत्रालय। और अजय कुमार गृह मामले के मंत्रालय संभालेंगे। दोस्तों आगे और देखेंगे अभी नए राज्य मंत्रियों में ही, तो देवसिंह चौहान कम्युनिकेशन मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों। भगवंत खूबा नई और नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन और उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे दोस्तों।
कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायती राज मंत्रालय, प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय, भागवत किशन राव कराड़ वित्त मंत्रालय, राजकुमार रंजन सिंह विदेश मामले और शिक्षा मंत्रालय, भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्वेश्वर टुडू जनजातीय मामले और जल शक्ति मंत्रालय, शांतनु ठाकुर बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पुंजापारा महेंद्र भाई महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालय, जॉन बारला अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, एल मुरुगन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और निशित प्रमाणिक गृह मंत्रालय और युवा मामले के खेल मंत्री। तो दोस्तों अब हम पहले आपको बैक स्लाइड पर ले चल रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज़ फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस आप लोग जल्दी से। तीनों स्लाइड्स में आपको पूरे मंत्रालय याद रखने हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में अभी नए नए विदेश दूत जो होते हैं, राजदूत, कहाँ के कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 नए राजदूतों की नियुक्तियां हुई हैं, वह भी आपको देखना है। उम्मीद करता है इस स्लाइड का आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे की स्लाइड का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। और इसके बाद आप लोगों को बताते हैं हम कि नए राजदूत भारत में किन देशों की कौन सी नियुक्ति हुई है। कुल 4 ही हैं, तो वह भी आप लोग पढ़ लें क्योंकि नियुक्तियां पूछी जाती हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों नियुक्तियों को। तो भारत में नए राजदूत बता दें तो पट्टारत होंगटोंग थाईलैंड के राजदूत हैं, डैनिएला मारियाना सेजोनोव ताने रोमानिया के राजदूत हैं, नूरलान झलगास बाएब कजाकिस्तान के राजदूत हैं, और फिरत सुनल कहाँ के तुर्की के राजदूत हैं। दोस्तों याद रखें थाईलैंड के कौन, पट्टारत होंगटोंग, डैनिएला मारियाना सोजोनोव ताने कहाँ के, रोमानिया के, कजाकिस्तान के नूरलान झलगास बाएब और तुर्की के फिरत सुनल। ये 4 नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी सहकारिता मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय और डी विज्ञान मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में आयुष मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा संयुक्त रूप से CTRI का आयुर्वेद डेटा सेट विकसित किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने अमर सही ई मेधा और RMIS नाम से 4 और पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों एक तो इन्होंने क्या आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है, इसके साथ ही 4 पोर्टल अलग अलग नामों से, क्या नाम से, अमर सही ई मेधा और RMIS नाम के से 4 और पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है। आपके ऑप्शंस है ए इराक, बी ईरान, सी डेनमार्क और डी चीन। दोस्तों आपको बता दें सैंड कैसल मतलब रेत के महल से होता है। तो आपको बता दें कि हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है। दोस्तों डेनमार्क ने हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। डेनमार्क ने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेनमार्क का नया सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाए गए 17.66 मीटर के पहले के रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। दोस्तों अब यहाँ से आपको एक पॉइंट यह भी याद रखना है कि डेनमार्क के पहले यह सबसे ऊंचे सैंड कैसल का रिकॉर्ड किस देश के नाम था, तो जर्मनी के नाम, जिसने 2019 में 17.66 मीटर का सैंड कैसल बनाया था, जबकि 2021 में डेनमार्क ने 21.16 मीटर का सैंड कैसल बनाया है। दोस्तों नजर डालेंगे डेनमार्क की तरफ तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है तथा डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनमार्क की रानी वर्तमान में मार्गरेथा द्वितीय तथा प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन हैं। और दोस्तों डेनमार्क का एक उपनाम भी है, तो याद रखना है डेनमार्क को विश्व की गौशाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, डेनमार्क को विश्व की गौशाला कहा जाता है।
दोस्तों साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप ग्रीनलैंड नाम बताएंगे, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब आप सोच रहे होंगे यह यहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है, तो आपको बता दें कि उस ग्रीनलैंड द्वीप पर अभी भी शासन डेनमार्क का ही है। मतलब वह ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के अधीन है। तो आपको याद रखना है कि डेनमार्क भले ही यूरोपीय देश है और ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समीप स्थित है समुद्र में, लेकिन उस पर शासन आज भी डेनमार्क का है। आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चीन ने एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। चीन के एकाधिकार विरोधी नियामक मतलब एंटी मोनोपोली रेगुलेटर ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया है। अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियां टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और रिटेलर कॉम लिमिटेड की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों अलीबाबा स्वामित्व की कितनी है? अलीबाबा ग्रुप स्वामित्व की 6 कंपनियां हैं, टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 कंपनियां हैं, रिटेलर कॉम लिमिटेड की 2 कंपनियां हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है। चीन की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों अब, तो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। चीन की राजधानी बीजिंग तथा मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। दोस्तों याद रखें, चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी पंजाब और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, भारत के हाल ही में गुजरात राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। दोस्तों गुजरात से भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। यहाँ से याद रखें दोस्तों कि किन किन देशों को निर्यात की गई है, तो केन्या और श्रीलंका को पहली खेप निर्यात की गई है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। भालिया फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच जिले शामिल हैं। गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। याद रखना है दोस्तों, गेहूं की भालिया किस्म को कब प्राप्त हुआ है जीआई टैग? तो जुलाई 2011 में। नजर डालेंगे दोस्तों गुजरात की तरफ, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। याद रखें दोस्तों बहुत अच्छे से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आदित्य मित्तल ने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है। chess.com के अनुसार आदित्य ने 7-9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर को भी हराया है। यदि दुनिया के टॉप 10 युवा ग्रैंड मास्टर की लिस्ट देखें तो भारत के गुकेश डेम्मा राजू तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? गुकेश डेम्मा राजू, जो कि विश्व में तीसरे नंबर पर हैं। वे 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उनके अलावा प्रगनंदा रमेश बाबू 5वें नंबर पर काबिज हैं और भारतीय शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी 7वें और रौनक साधवानी 10वें नंबर पर हैं। तो दोस्तों दुनिया के टॉप 10 युवा ग्रैंड मास्टर की लिस्ट में भारत के 4 बच्चे शामिल हैं, लेकिन उनमें आदित्य मित्तल का नाम नहीं है, क्योंकि आदित्य मित्तल इन सबसे उम्र में बड़े हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी केरल, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
दोस्तों यहाँ से आप यह सोचेंगे कि यह पढ़ने की ज़रूरत क्यों आ रही है, तो याद रखें यह इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। कौन सी रियासत के राजा थे दोस्तों? बुशहर रियासत के राजा थे उनके पिता। दोस्तों उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते। दोस्तों पहली बार 1962 में लोकसभा, इसके बाद 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। तो कुल यह अपने करियर में 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए, आपको याद रखना है। इसके साथ ही 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990 1, 1993 से 1998 2, 1998 से 2003 3, दोस्तों 2003 से 2007 4 और 2012 से 2017 5 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। दोस्तों 1983 से 90 7 साल का कार्यकाल था, फिर 93 से 98 5 साल का किया, 98 से 3 तक 5 साल का, 3 से 7 तक 4 साल का और 12 से 17 तक 5 साल का। मतलब बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे। इनको बीच में हटाया नहीं गया और बीच में नियुक्त नहीं किया गया, या खुद से चुनाव जीते और इन्होंने अपनी पूरी सरकार 5 साल चलाई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए प्रसिद्ध कुमार, बी आनंद पांड्या, सी रघुवीर लखेरा और डी कौशिक बसु। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुशेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्नर्ड सेफर द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों याद रखना है किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर हंस बर्नर्ड सेफर द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, यह विश्व बैंक के अर्थशास्त्री रह चुके हैं। बसु वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। और बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। तो इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अब वर्तमान में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि जर्मनी का है, याद रखना है। किस देश का है दोस्तों? जर्मनी का है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अब आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। हाल ही में कुछ दिनों पहले कौशिक बसु ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो कमेंट बॉक्स में नाम बताएगा उसका नाम कल की वीडियो में आपको सुनने मिल जाएगा। जो सही सही नाम बताएगा, आपको मैंने पढ़ाया है कुछ दिन पहले की वीडियो में, देख सकते हैं आप, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कौशिक बसु ने हाल ही में मतलब कौन सी नाम से पुस्तक लिखी थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों उसके पहले हम हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में आपको बता दें तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। अब आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से याद रखना है कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को प्रदान किया जाता है। यह किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। और यह किसकी याद में? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की याद में यह हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। उस पुरस्कार में 60 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश शामिल है। तो दोस्तों इसमें कितनी राशि दी जाती है? 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है, और साथ में एक ऑफर होता है कि आप 12 महीने तक जर्मनी के किसी भी अनुसंधान वैज्ञानिक संस्थान में अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न भी यही है कि भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किस शहर में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो दोस्तों याद रखें कि भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग दिल्ली शहर में शुरू की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने
प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों फास्टैग आधारित सुविधा किसने शुरू की है? यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने दिल्ली में की है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई थी। तो दोस्तों कौन से गेट पर की गई है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ की गई है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो टैक्सियों और आर रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का भी उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों याद रखें कि यह सुविधा सबसे पहले तो किस गेट पर या मेट्रो पर? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो टैक्सियों और आर रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का भी उद्घाटन किया गया है। दोस्तों वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए यह देखिए आप हमारी लिंक को देख सक रहे होंगे, SLH अकेडमी। ऐसे भी करके इस पर टिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपको इस क्लास की रेगुलर PDF मिल सकती हैं। डेली PDF वहीं अपलोड होती है, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आपके फीडबैक से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है अच्छी से अच्छी कंटेंट लाने का और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।